ये ब्रीड है आइसेनिया फेटिडा। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बहुत तीव्र गति से वर्मी कंपोस्ट बनाती है। सालाना 10 लाख रुपए की कमाई देने वाला ये बिजनेस कैसे खड़ा किया गया, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं बैतूल। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बैतूल, और बैतूल से करीब 14 किलोमीटर दूर है यहाँ का एक गांव बघोली। खेती बाड़ी ही इस इलाके की पहचान है और यहाँ की शान है प्रगतिशील किसान जयराम गायकवाड़। एक दो नहीं बल्कि जयराम गायकवाड़ अपनी जिंदगी के अनमोल 22 साल खेती किसानी को समर्पित कर चुके हैं। उम्र के 52वें पड़ाव पर हैं, लेकिन जोश अब भी नौजवानों वाला है। मेहनत और खेती में कुछ नया, कुछ अलग करने का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। आज की युवा पीढ़ी, या आप कहिए कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद में कृषक बने, गौपालक बने। मैं आपको वास्तविकताएं बता रहा हूँ। अपन विश्व में सबसे बड़े अनाज के उपभोक्ता है। अपन खेती भी नहीं करना चाहते और आगे चल के अपने को बहुत ज़्यादा अनाज की भी ज़रूरत है। ठीक है, आज से 5-50 वर्षों के बाद में हम आप नहीं रहेंगे, जो कृषि कर रहे हैं वो नहीं रहेंगे। उसके बाद में फिर बताइए कि कौन से फैक्ट्री में होंगे ये गुड़ या गेहूँ या तुअल दाल या दूध, ये कौन से फैक्ट्री में होगा भाई? सारे लोग फैक्ट्री में काम करना चाहते या नौकरी करना चाहते, तो ये कौन से ऑफिस में होगा, कौन से फैक्ट्री में होगा? क्योंकि इस ओर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कॉलेज करने के बाद में, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने BA MA किया हुआ हूँ, और उसके बाद में मैंने इस व्यवसाय को चुना, क्योंकि मेरी जिज्ञासा पहले से थी कि मैं गौपालन करूँगा, खेती करूँगा। जयराम गायकवाड़ का ये दावा और अपने हुनर पर भरोसा यूं ही नहीं है। जैविक खेती हमेशा से ही जयराम की सफलता का मूल मंत्र रहा है। अपना फार्म मॉडल उन्होंने जैविक खेती के दम पर ही तैयार किया है। जैविक खेती का बाकायदा उन्हें प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। रही बात मुनाफे की, तो खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए कि आज की तारीख में हर साल वो आखिर कमा कितना रहे हैं। अगर मैं आपका पूछूं कि जो सालाना जो मुनाफा है वो कितना हो जाता है? देखिए मैडम, हमारा कुल मुनाफा करीबन 35 लाख के आसपास इन सारी चीज़ों से हमारी आमदनी हो जाती है। जाहिर है इतना मुनाफा एक दिन में तो आया नहीं होगा। आखिर जयराम ने कैसे खड़ा किया अपना फार्म मॉडल? क्या है फार्म मॉडल में खास, और क्या है जैविक खेती के उनके मंत्र? जानेंगे आप मेरे साथ इस बैतूल यात्रा में। यात्रा के पहले भाग में आइए आपको ले चलते हैं वहां जहां तैयार होती है जैविक खाद, और ये जगह है जयराम गायकवाड़ की वर्मी कंपोस्ट यूनिट। तो अभी हम आ पहुंचे हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे। तो जयराम जी बताइए कि अभी आपके इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट में जो बेड्स लगे वो कितने हैं, और इसका जो आप ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद आप रेडी करते हैं उसका प्रोसेस क्या है? मैडम एक चीज़ आपको बता दूं, दरअसल में गौवंश ने भूसा खाया, भूसा खाने के बाद में गोबर बना। गोबर में गैस होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस को अपन ने निकाल करके, गोबर गैस से निकाल करके, मीथेन गैस ही गोबर गैस कहलाती है, उसको अपन ने अपने उपयोग में ले लिया। उपयोग में लेने के बाद में अब ये सैलरी पूरी ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद में इसको हम चलाते वर्मी कंपोस्ट के टाकों में। अब वर्मी कंपोस्ट के टाकों में आप देख रहे हो प्रचुर मात्रा में इसमें वर्म है। वर्म, इस वर्म का भोजन है गोबर, तो ये खाएंगे तो ये गोबर और 10 गुना पावरफुल खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर जहाँ से अपन ने कृषि इन्वेस्ट लिया था उस धरती माँ को ले जा करके ये वर्मी कंपोस्ट पहुँचा देंगे। तो यही उसका भोजन है। तो उसका इन्वेस्ट गौ माता का भोजन है, और गौ माता का इन्वेस्ट धरती माँ का भोजन है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है। मैं आपको वर्म दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें प्रचुर मात्रा में वर्म है। ये वर्म, एंड सर ये जो ये वर्म्स जो है वो कौन से उसके हैं?
ये ब्रीड कौन सी है? ये ब्रीड है आइसेनिया फेटिडा। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बहुत तीव्र गति से वर्मी कंपोस्ट बनाती है। जयराम गायकवाड़ अपने फार्म में करीब 70 गाय भैंसों का पालन पोषण कर रहे हैं। इनमें देसी गायों से लेकर हाइब्रिड गायें और कई नस्लों की भैंसें भी शामिल हैं। जानवरों की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए उनके फार्म में रोजाना कोई 15 से 20 क्विंटल गोबर हो जाता है। साथ ही अनगिनत केचुए भी यहाँ पर हैं, इसलिए बहुत कम समय में ही जैविक खाद तैयार हो जाती है। जयराम गायकवाड़ का कहना है कि ये जैविक खाद पौधे के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। और सर साथ ही साथ जैसे इसमें कहते हैं ना, जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं उसमें अलग अलग जो पोषक तत्व होते हैं, हाँ। वो होते, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें मैडम जो पौधे को चाहिए वो सारे के सारे पोषक वर्मी कंपोस्ट में मौजूद है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो है ही। इसके अलावा जो 18 सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सारे के सारे इसमें मौजूद है। तो ये डालने के बाद में फसल में दूसरा कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये करीबन 10 फीट का 20 फीट का लंबा टाका है, 20 बाई 3 बाई 1.5। ये 10 किलो केचुए 40 दिन में इसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देंगे, वर्मी कंपोस्ट रूप में परिवर्तित कर देंगे। मतलब आपका जो ये खाद है वो 40 दिनों में 40 दिन में तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में तो खाने वालों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इससे पहले भी बना देते हैं। क्योंकि अब ऐसा है कि 10 किलो वर्म 10 फीट लंबे, 3 फीट चौड़े और 1 फीट हाइट वाले टाके में 5 किलो केचुए 40 दिन में खाद बना देते हैं। क्योंकि हमारे पास में प्रचुर मात्रा में वर्म है, तो ये 25 से 30 दिन में ही खाद तैयार कर देते हैं। तो करीबन हम लोग पर डे हमारे पास में 15-20 कुंटल गोबर होता है, तो 10 से 12 कुंटल वर्मी कंपोस्ट पर डे तैयार होता है। क्योंकि रोज़ गोबर बनेगा तो रोज़ वर्मी कंपोस्ट भी बनेगा। ये सब इतना भी आसान नहीं है। जयराम बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बेड जितना अच्छा होगा, जैविक खाद उतनी ही शानदार बनेगी। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट बेड बनाते समय कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सही होनी चाहिए, ताकि वर्मी कंपोस्ट बेड से आसानी से खाद निकल सके। इस पर सुनिए जयराम गायकवाड़ की एक्सपर्ट राय। बेड्स बनाए हुए हैं, इनका जो साइज़ है वो कितना है? देखिए मैडम, साइज का तो ऐसा है कि आप लंबा तो कितना भी बना सकते हैं। लंबाई अपने पास में जितनी उपलब्धता है उस हिसाब से लंबा कर सकते हैं। लेकिन हाइट का ऐसा है कि 1 से 1.25 फीट हाइट चाहिए इसकी, और चौड़ाई भी इसलिए सीमित चाहिए कि अपने को इधर उधर से वर्मी कंपोस्ट निकालते आ जाना चाहिए। इसमें दरअसल में ऊपर से नहीं चला जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट निकालने के लिए इधर से भी अपना हाथ चल जाना चाहिए, उधर से भी हाथ चल जाना चाहिए। इतनी चौड़ाई चाहिए। लंबाई आप जितनी भी ले सकते हो। और इसमें अपने 10 बाई 1.25 बाई 3 में 5 किलो वर्म 40 दिन में वर्मी कंपोस्ट, उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। फिर आपको दूसरा खाद निकालने के बाद में दूसरा करना पड़ता है। हर जीव का एक स्वभाव होता है, जहाँ पे खाता वहाँ बीट नहीं करता। तो ये वर्म नीचे खाएगा, गोबर को नीचे खाएगा और बीट करने ऊपर आएगा। खाद किधर से बनते चलेगी? ऊपर से बनते चलेगी। मान के चलो कि 8 दिन के बाद में उसने इतना खाद बना दिया, वो बिल्कुल चाय पत्ती टाइप का दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कैसा खाद रहता है। ऊपर पूरा चाय पत्ती टाइप का खाद निकला रहेगा। उसको 2-4 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में उसको आप निकाल लीजिए, ऊपर से समेट लीजिए। फिर उसके नीचे वो खाएंगे, फिर वो खाद बना देंगे। फिर 2-4 दिन के बाद में आप स्टोर कर लीजिए। जयराम गायकवाड़ के फार्म में कम से कम 10 लोग हर वक्त काम में लगे रहते हैं। पीक सीजन में ये संख्या 30 तक भी पहुंच जाती है। यहाँ पर तैयार 70% वर्मी कंपोस्ट सप्लाई होता है और बाकी का इस्तेमाल वो खुद अपने फार्म में करते हैं। जयराम जी, ये जो है ये फाइनल आपका प्रोडक्ट है, तो ये किस तरह से फिर जो आखिरी जो पड़ाव होता है उसमें आप ये निकालते हैं? देखिए मैडम,
आपको मैंने कुट्टी मशीन में चारा काटते हुए दिखाया था। जो वो अपने पास में गौवंश है तो चारा है, जिसके पास में नहीं है तो वो इन्वेस्ट है। अब वहाँ पे आपने चारा देखा है, वो प्रोसेस होकर के वो गाय के पेट में से निकला। गाय के पेट में से निकलने के बाद में उसमें से गैस निकली। गैस निकलने के बाद में उसको वर्मी कंपोस्ट चला है, इसने फिर केंचुओं ने खाया और केंचुओं ने खाने के बाद में वो चारा इस रूप में अपने को खाद के रूप में मिल रहा है। और यही अपन जहाँ से वो कृषि इन्वेस्ट लिया था वहाँ पे पहुँचा देते हैं, क्योंकि हमारे पास में जितना वर्मी कंपोस्ट होता है उतना हम अनकरीबन 30% अपने प्रक्षेत्र में डालते हैं और 70% हम वर्मी कंपोस्ट सप्लाई भी करते हैं। तो चूँकि हमको वर्मी कंपोस्ट से भी आय होती है, वर्म से भी आय होती है, दूध से आय होती है, और जो इससे जो तैयार प्रोडक्ट रहते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो वो हम लोग अच्छे रेट में बेचते हैं उसको। खुद मेहनत करते हैं, अच्छी फसल उगाते हैं, इसलिए जयराम गायकवाड़ अपने उत्पादों का दाम भी खुद तय करते हैं। कितने लोगों ने काम किया, खुद की मेहनत कितनी रही और कुल लागत कितनी आई, ये सब हिसाब लगाकर ही दाम तय किया जाता है। जितनी बढ़िया फसल उतनी मोटी कमाई। सर, अभी जो आप ये वर्मी कंपोस्ट रेडी करते हैं तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो आप कितना लगाते हैं? देखिए मैडम, मार्केट प्राइस से तो हमारे को, मैंने आपको बताया कि हम अपनी वस्तु का, हर वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं। हम लोग कभी बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में वर्म रहा तो 250 रुपये बेच देते, 250 रुपये केजी के हिसाब से बेच देते, और थोड़े से कम कभी हुए तो 300 रुपये बेचते। और क्योंकि बेचने के बाद में हम जैसे आज मान के चलो कि 20 किलो वर्म निकाल के दिया तो हमारे पास में कम होंगे ऐसा नहीं है। कल हमको 20 किलो लगेंगे तो और 20 किलो मिल जाएंगे। मतलब ये कम नहीं होती, ये अक्षय है, ये चलते रहते। तो हम लोग पर ईयर लाखों रुपए के इसमें से वर्म बेच देते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि अपने आप प्रोसेस होती है। इनको सिर्फ खाना देना है अपने को, है ना, सिर्फ खाना देना है तो अपने आप वो बाढ़ कर लेते हैं। इसमें से कितने भी निकाल के बेचो तो वही रहेंगे। आपको मैं बताऊंगा बारीक बारीक, अभी इतने वर्म है ये, तो आगे चल के ये कुंटलों से हो जाएंगे। जानवरों से मिलने वाले गोबर को जयराम ने अपने कारोबार का हिस्सा बना डाला। कैसे गोबर के व्यवसाय से आज वो सफल किसानों की श्रेणी में शुमार हैं, इस पर खुद जयराम गायकवाड़ क्या कहते हैं, सुनिए। दरअसल में गौ माता को ये भी समझ लीजिए कि वो एक बढ़िया खाद बनाने की अच्छी मशीन है। और दूसरी चीज़, कभी भी अपने शास्त्र पुराणों में या आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि लक्ष्मी जी का वास दूध में है। लक्ष्मी जी का वास काय में बताते अपने शास्त्र पुराण, अपने ऋषि मुनि बताते हैं कि लक्ष्मी जी का वास है गोबर में। आपने देखा होगा कि गाय की एक फ़ोटो देखी होंगी आपने, उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का स्थान दिया है। तो लक्ष्मी जी का वास जो है वो गोबर के इधर है। इसका मतलब लक्ष्मी जी का वास काय में है, गोबर में है। क्योंकि अगर चाहे मैं वर्मी कंपोस्ट बेच रहा हूँ, अगर चाहे मैं 10-12 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट बेच रहा हूँ, काय के मार्फत बेच रहा हूँ, गोबर के मार्फत बेच रहा हूँ। अगर चाहे मैं 10 लाख रुपए का गुड़ बेच रहा हूँ, काय के मार्फत बेच रहा हूँ, क्योंकि उसको वर्मी कंपोस्ट में खेत में डालता, उससे उत्पादित जो गेहूँ बेचते हम लोग, गुड़ बेचते हैं या वर्म बेचते हैं, तो काय के उससे बेचते हैं, वर्म के। हमारे पास में ये गोबर है, इसलिए तो अपन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। जयराम गायकवाड़ की सफलता की ये एक छोटी सी झांकी भर थी। उनके कारोबार के कई आयाम अभी और भी हैं। बैतूल यात्रा के अगले वीडियोस में हम आपको जयराम गायकवाड़ की गौशाला, गोबर गैस प्लांट और जैविक गुड़ की प्रोसेसिंग यूनिट पर ले चलेंगे। देखिएगा जरूर, क्योंकि गजब के हैं हमारे गायकवाड़। शानदार इंसान, जानदार किसान। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।